सबको स्वागत कर रही हूँ हमारे आज के इस लेसन में। दोस्तों लास्ट लेसन में जो है हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर जो है हम लोग डिस्कस किए थे, पार्ट 1 उसका डिस्कस किए थे, आधा उसमें डिस्कस कर पाए थे। अप टू रोड ट्रांसपोर्टेशन तक हम डिस्कस किए थे। वहां पे जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट था, ह्यूमन एनवायरनमेंट डिस्कस हुआ था, सेटलमेंट साइट ये सब डिस्कस हुआ था। फिर उसमें जो है हम दूसरे टाइप मतलब दूसरे जगह पे घर कैसे बनाया जाता है जहाँ पे ज्यादातर रेन मतलब देखने को मिलता है या फिर बारिश की पानी जो है क्लग हो जाता है, उस जगह पे घर कैसे बनाया जाता है उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देखे थे। और रूरल अर्बन एरिया में सेटलमेंट किस टाइप का होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो जनरली तो रूरल एरियाज में ये होता है कि जो मतलब लोग जो ज्यादातर होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करके जो है अपना सेटलमेंट करते हैं एंड साइट जो है चूज करते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में कुछ अलग ही होता है, हम लोग जो है एनवायरनमेंट को केयरलेसली डिस्ट्रॉय करके जो है हम हमारा खुद का जो है सेटलमेंट करते हैं एंड साइट जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सब जो है आप के बुक में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आए थे, हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा 4 तरह का ट्रांसपोर्ट जनरली होता है आजकल। पहले तो हमारा मतलब ज्यादातर लोग बाई वॉक ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, चल के ही जाते थे। उतना उस टाइम जो है व्हीकल्स नहीं था। जब मतलब व्हील का इन्वेंशन होने के बाद काफी सारा व्हीकल जो है इन्वेंट हुआ एंड उसके बाद जो है लोग व्हीकल को यूज करने लगे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या फिर जो है गुड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और उस टाइम जिस टाइम हमारा व्हीकल्स नहीं था उस समय पे क्या होता था, उस समय पे जनरली लोग तो चल के ही जाते थे और कई कई जगह पे जो है लोग एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते थे। डायरेक्टली एनिमल्स के ऊपर जो है सामान लद के लेते थे या फिर खुद भी बैठ के जाते थे या फिर मतलब एनिमल्स को यूज करके कार्ट बनाया जाता था जिससे जो है मतलब एनिमल्स के साथ जो है बंधा हुआ रहता था। एक व्हील इन्वेंशन होने के बाद ये चीजें आई कि एनिमल के साथ जो है एक मतलब व्हीकल टाइप का एक स्ट्रक्चर जो है जिसमें कि पहिया होता है उसको जो है बांध दिया जाता था एनिमल के साथ, ताकि वो जब भी जाते थे ये जो है उनके साथ भी ये जो है व्हीकल की टाइप मतलब उसमें जो है बॉगी होता था, उसमें जो है हम लोग सामान कैरी करके ले पाते थे, कार्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब भी बाद में आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि जो है आज भी हम कई जगह पे एनिमल्स के थ्रू से जो है गुड एंड पीपल जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल भी हम लोग जो है लास्ट लेसन में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग देखे हो तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देखिए कि आज भी ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे लोग जो है एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंसी तो ऐसी नहीं होती है, ये एक फन होता है, लोगों का एक क्यूरियोसिटी होता है जो है एनिमल के ऊपर ट्रैवल करना। और कहीं कहीं ये मजबूरी भी होता है, जगह ऐसा सही नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब व्हीकल इतना लंबा चौड़ा व्हीकल जो है नहीं जा पाएगा वहां पे, रोड फैसिलिटीज इतना अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं वेदर का ठीक से मतलब कंडीशन ठीक नहीं रहता है जिसकी वजह से हमारा एयरवेज भी जो है वहां पे फैसिलिटेट नहीं हो पाता है। तो उस जगह पे हमारा एक ही रास्ता बन जाता है, तो हम खुद से चल के जाए, नहीं तो दूसरा है एनिमल के थ्रू से जाए। तो ऐसा भी कुछ जगह है आज के डेट पे जहाँ पे एनिमल्स जो है यूज होते हैं ज्यादातर मतलब जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज जो है हम लोग सेकंड कैटेगरी से डिस्कस करेंगे। तो रोडवेज जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था 4 ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में से, उसमें से 3 बाकी रह गया था। 3 ये था मीडियम जो कि हमारा पहले रेलवे, फिर आता है वाटरवे, फिर होता है एयरवे। ठीक है, तो 4 मीडियम में से एक है रोडवे पहला, जो कि सबसे मतलब इकोनॉमिक रहता है, सबसे लोगों का फेवरेट रहता है क्योंकि घर के डोर तक जो है यही मीडियम हमें पहुंचने मतलब मिल जाता है। घर से हम लोग जैसे ही डोर से स्टेप आउट करते हैं तो हमें यही मीडियम सबसे सहज तरीके से मिल जाता है। बाद में जो आता है हमारा रेलवे, फिर आता है वाटरवे एंड एयरवेज। ठीक है, तो रोडवे के बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अभी रेलवे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे फैक्ट जो है जानने को मिलेगा एंड ये जो फैक्ट जो है आप सुन के भी मतलब एकदम चौंक जाएंगे क्योंकि ये फैक्ट जो है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। इतना हाईएस्ट लेवल पे रेलवे प्रोवाइड कैसे होता है एंड कहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे मिलता है देखने को, ये सब जो है फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ जो है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे जो है जनरली ये बहुत ज्यादा मात्रा में गुड्स कैरी कर सकता है एंड पीपल भी जो है इसमें बहुत सारे लोग जो है एक ही साथ जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इसीलिए ये जो है काफी ज्यादा फायदेमंद ट्रांसपोर्टेशन मीडियम माना जाता है। और हम लोग जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी इसमें जो है क्विकली कवर कर सकते हैं एंड ये कुछ मतलब दूसरे मीडियम से यानी कि वाटरवे एंड एयरवे के साथ अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा चिप हमें लगता है, थोड़ा सा सस्ता होता है आम आदमी के लिए जनरली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एंड ये एक कंफर्टेबल मीडियम भी होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोगों का दूसरे मतलब फेवरेट कैटेगरी में आता है। फिर डेवलपमेंट, रेलवे का डेवलपमेंट जो है कब से होने लगा, जब से हमें स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जब से हमारे पास स्टीम इंजन आया
उसके बाद जो है हमें रेलवे का जो है डेवलपमेंट देखने को मिला। और एक चीज भी होता है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से खास करके हमारा रेलवे का भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला था। फिर आता है डेवलपमेंट के तौर पे स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो है रेलवे में हमें एडवांसमेंट देखने को तो मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो है मतलब स्टीम इंजन जो है रिप्लेस किया गया किसके साथ, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन के साथ जो है रिप्लेस कर दिया गया। एंड अभी जो है हम लोग मैग्नेटिक ट्रेन भी यूज करते हैं, मैगलेव ट्रेन भी यूज करते हैं, जिसमें इंजन में जो है मैग्नेटिक पावर रहता है, ठीक है। वो उस तरह का मतलब सुपर फास्ट ट्रेन भी हम लोग आजकल यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल एक है मैगलेव ट्रेन। आप इसके बारे में गूगल करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसको अगर मैं समझाऊंगी मैकेनिज्म तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा चैप्टर, नहीं तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब अलग से एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा इंडियन रेलवे जो है, हमारा देश का रेलवे सिस्टम जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है एशिया का, ठीक है। हमारा देश का रेलवे सिस्टम जो है एशिया का लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, ये आपको याद रखनी चाहिए। और एक हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये हमारा रसिया में पाया जाता है, जो कि वेस्टर्न रसिया में सेंट पीटर्सबर्ग नाम के मतलब नामक एक जगह है, वहां से जो है ये व्लादिवोस्टोक करके एक जगह है पैसिफिक कोस्ट में, ठीक है, टुवर्ड्स पैसिफिक कोस्ट में ये जो जगह है, मतलब वेस्टर्न रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग जगह से एकदम से लेके ईस्टर्न एरिया की तरफ यानी कि पैसिफिक कोस्ट की तरफ जो है ये रेलवे एकदम से फैला हुआ है, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है हमारा वर्ल्ड का। ये कहाँ पे पाया जाता है, रसिया में पाया जाता है। इसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखनी होगी, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है बन सकता है। फिर आता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट में हमें रेलवे सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रेलवे सिस्टम जो है हमारा जिनिंग से लेकर लासा तक जो रेलवे ट्रैक हमारा बिछाया गया है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट में बिछाया गया है, जिसका हाइट है 4000 मीटर फ्रॉम द एमएसएल, यानी कि 4000 मीटर हाई लेवल पे हमारा मीन सी लेवल जो होता है उससे 4000 मीटर हायर कैटेगरी में ये जो है ट्रेन लाइन बिछाया गया है। और इसका एंड पॉइंट जाके मिलता है, जहां पे मिलता है उसका हाईएस्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तो 5072 मीटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें एक पॉइंट भी देखने को मिलता है जिसका हाइट जो है इस रेलवे ट्रैक में हमें एक पॉइंट मिलता है जहां पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमें मिलता है मीन सी लेवल से, जिसका हाइट है 5072 मीटर, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट रेलवे सिस्टम है हमारा वर्ल्ड का। तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए, याद रख लीजिए। फिर आता है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज भी चीपेस्ट ही होता है, लेकिन ये ज्यादातर जो है कमर्शियली यूज होता है, मतलब हेवी और बल्कि गुड जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस में जो मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए हम जनरली वाटरवेज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ये दो तरीके से हो पाता है, एक होता है सी रूट और ओशनिक रूट्स, एंड दूसरा तरीका ये होता है कि इनलैंड रूट्स, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज जो होता है ज्यादातर एक ही मतलब सीमा रेखा के अंदर हमें मिलता है। मान लीजिए कोई भी एक कंटिनेंट है या फिर कंट्री है, उसके मतलब पेरिफेरल एरिया के अंदर जो भी हमें वाटरवेज मिल सकता है, यानी कि जो भी रिवर रूट मिलता है या फिर लेक के ऊपर जो भी हमारा वाटरवेज हमें मिलता है, हम लोग उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज, यानी कि एक कन्फाइंड एरिया में जो है हमें ये वाटरवेज मिलता है। लेकिन सी रूट एंड ओशनिक रूट जो होता है दूसरे हमें कंटिनेंट या फिर कंट्रीज के साथ जो है जुड़ता है, एंड इसके वजह से जो है हम अपना कमर्शियल एक्टिविटीज जो है कर पाते हैं। हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है बहुत अच्छी तरह से इसी के थ्रू से ही मेंटेन हो पाता है, सी रूट एंड ओशनिक रूट्स के थ्रू ही, ठीक है। और सी रूट एंड ओशनिक रूट्स जो होते हैं ज्यादातर एक दूसरे के साथ जो है पोर्ट्स के थ्रू से कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट्स यानी कि बंदर जो होते हैं इनके थ्रू से जो है ये कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो ज्यादातर हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये जनरली हमें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे ज्यादा मर्केंडाइज होता है, जहाँ पे ज्यादा बिजनेस चालू रहता है एंड ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कंटिनेंट वाइज जाएंगे तो उसमें सिंगापुर एंड मुंबई जो है एशिया का इंपोर्टेंट पोर्ट माना जाता है, और न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस जो है नॉर्थ अमेरिका का इंपोर्टेंट पोर्ट माना जाता है। डॉर्बन एंड केप टाउन जो है अफ्रीका का इंपोर्टेंट पोर्ट है। फिर सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का इंपोर्टेंट पोर्ट होता है, एंड लंदन एंड रॉटरडैम जो है ये यूरोप का इंपोर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। ये सब जो है सी रूट एंड ओशनिक रूट को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा मर्केंडाइज जो है अच्छी तरह से चल पाए एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है अच्छी तरह से हो पाए, जिससे जो है सारे कंट्रीज एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं एंड सबको जो है इसमें से फायदा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज कैसे होता है, जो हमारे इंडिया के अंदर हमारा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है इससे हमें बहुत ज्यादा इनलैंड वाटरवेज मिल जाता है। फिर जो दूसरे कंट्रीज में जैसे कि ग्रेट लेक होता है नॉर्थ अमेरिका में, फिर रिवर नील जो है अफ्रीका
अफ्रीका में, यहाँ पे भी हमें जो है इनलैंड वाटरवेज देखने को मिलता है दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। ये था वाटरवेज के बारे में। फिर थोड़ा सा देखेंगे एयरवेज के बारे में। एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट हमारा रूट मतलब रूट सिस्टम होता है कहीं पे भी जाने के लिए, एक मीडियम होता है। भले ही ये सबसे फास्टेस्ट है लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है। ये ज्यादातर हमारा अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, और ये भले ही फास्टेस्ट है लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, और ये एक्सपेंसिव इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो फ्यूल यूज होता है, मतलब विमान चलाने के लिए जो फ्यूल हमें चाहिए होता है वो भी एक्सपेंसिव ही रहता है। इसीलिए हमारा मतलब एयरवेज जो है ज्यादातर एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है हाई रहता है। अदरवाइज ये जो है बहुत ज्यादा फायदा देता है हमें किस किस सिचुएशन में। ये जो है हमें ज्यादातर रिमोट एरियाज में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डिस्टेंस रिमोट एरियाज में जहाँ पे आपका रोड सिस्टम नहीं है, जहाँ पे आपका वाटर सिस्टम नहीं है, मान लीजिए वहां पे भी आपको जाना है किस मतलब कुछ कंडीशन में, जैसे कि कैलेमिटीज हो गया, कुछ डिजास्टर्स हो गया, वहां पे कुछ लोग जो है फंस गए, उसको उन लोगों को जो है रेस्क्यू करना है, या फिर उन तक जो है खाना पानी ये सब पहुंचाना है, मेडिसिन पहुंचाना है, तो ये सब काम जो है ज्यादातर हेलीकॉप्टर के थ्रू से ही होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है हमें एयरवेज ही हेल्प करती है। भले ही ये जो है एक्सपेंसिव रहता है, आने जाने में हमें रेगुलरली इतना फायदा नहीं दे पाता है, लेकिन जब हमारा बहुत ज्यादा जरूरत रहता है तो उसी टाइम में हमें एयरवेज ही हेल्प करता है, ठीक है। और ये ज्यादातर हमें डिजास्टर के टाइम जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड ये संभव तभी हो पाता है जब हमारा वेदर ठीक रहता है, ठीक है। तो वेदर यानी कि हमारा डे टू डे जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है, डे टू डे हमारा जो रेनफॉल रहता है, टेम्परेचर रहता है, फॉग स्मॉग ये सब का जो क्वालिटीज रहता है एटमॉस्फेयर में वाटर पेपर का, इन सब से जो है हमें थोड़ा बहुत परेशानी एयरवेज को फेस करना पड़ता है। आप सुने होंगे न्यूज में जब ज्यादा क्लाउडी रहता है वेदर हमारा, या फिर रेनफॉल होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, या फिर रेनफॉल होता रहता है, या फिर स्टॉर्मी कंडीशन रहता है हमारा अगर वेदर कंडीशन, तो फिर हमें मतलब सुने होंगे कि आप कैंसिल कर दिया जाता है एयर मतलब वेज में जो भी फ्लाइट आने रहता है या फिर जाने के लिए रहता है, उनको जो है ज्यादातर कैंसिल कर दिया जाता है अगर वेदर कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं रहता है तो, ठीक है। तो ये एक इसमें एडवर्स कंडीशन देखा जाता है, जो कि लगभग दूसरे सिस्टम में हमें इतना नहीं देखने को मिलता है। वहां पे भी बातिल होता है, वहां पे भी कैंसिलेशन होता है, लेकिन बहुत कम होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये था हमारा एयरवेज के बारे में। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंट एयरपोर्ट के बारे में, जिसके थ्रू से हम एयरवेज के साथ जो है कनेक्टेड हो पाते हैं। एयरवेज जो है एयरपोर्ट से स्टार्ट होकर दूसरे एयरपोर्ट तक ही जाता है, ऐसा नहीं कहीं पे भी ये लैंड कर जाएगा, ये एयरपोर्ट से निकलेगा और एयरपोर्ट में ही लैंड करेगा, ठीक है। जिस तरह से हमें बस का स्टैंड देखने को मिलता है, बस स्टैंड देखने को मिलता है, रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है, वाटर मीडियम के लिए मतलब पोर्ट्स देखने को मिलता है, उस तरह से हमें एयर मीडियम के लिए एयरपोर्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। उस हिसाब से कुछ इंपोर्टेंट एयरपोर्ट जो है हम लोग देखेंगे, तो हमारे इंडिया में जो दिल्ली एंड मुंबई है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एयरपोर्ट माना जाता है। फिर उस हिसाब से न्यूयॉर्क जो है एक इंपोर्टेंट एयरपोर्ट है, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो, ये सब जो है इंपोर्टेंट एयरपोर्ट में आते हैं। वर्ल्ड का इंपोर्टेंट एयरपोर्ट में यही सब एयरपोर्ट जो है आते हैं। उसमें हमारे देश के 2 एयरपोर्ट जो है शामिल है, वो है दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। ये था हमारा चारों मतलब ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है एक्चुअली में क्या होता है, हमारा जो भी संवाद होता है एक का मैसेज जो है दूसरे तक पहुंचाने का जो तरीका होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। हमें अपना मैसेज जो है दूसरे को देने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, चाहे हम खुद से बोल दें, या फिर डायरेक्टली बोल दें, या फिर टेलीफोनिक वे में बोल दें, या फिर हम न्यूज़पेपर से जाने, या फिर हम टीवी रेडियो कुछ भी तरह से जाने, या फिर कुछ भी तरह से लेटर, या फिर कुछ भी आप यूज करें, सब एक मीडिया का ही पार्ट होता है। तो मीडियम जो होता है, अगर हम प्लूरल फॉर्म में इसको डिस्कस करें तो इसको हम लोग मीडिया बोलते हैं। मीडिया इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन जो है बहुत सारे मीडियम के थ्रू से होता है, तो कंबाइन करके हम सबको जो है मीडिया बोलते हैं। और क्योंकि ये मीडिया के थ्रू से बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए उसको जो है मास मीडिया बोला जाता है। सिंगल मीडिया नहीं होता है, मास मीडिया होता है, क्योंकि इसके थ्रू से जो है एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो है कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं, जिसके थ्रू से हमेशा कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल हो पाता है। तो इसमें जनरली हमें क्या मिलता है, फायदा क्या होता है, एक तो होता है हम इंफॉर्मेशन के बारे में हमेशा अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ हो रहा है, कुछ भी चेंजेस हो रहा है, कुछ नया चीज आ रहा है, कुछ जो है डिजास्टर होने वाला है, या फिर कुछ भी हमारा हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी वायरस वगैरह आ रहा है, कुछ मेडिसिन जो है इन्वेंट हो रहा है, कुछ भी जो है सारा चीज जो है अपडेटेड न्यूज जो है इन्फो ही होता है, इन्फॉर्मेशन ही होता है, हमें कम्युनिकेशन के थ्रू से ही मिलता है। चाहे आप मोबाइल में देख लीजिए, चाहे आप इंटरनेट में देख लीजिए, चाहे आप कंप्यूटर से देख लीजिए, या फिर आप न्यूज़पेपर में देख लीजिए, सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है, हमें बहुत सारे मीडियम के थ्रू से जो है मिलता है। फिर क्या फायदा होता है, और एक फायदा जो होता है एजुकेशन होता है। एजुकेशन के लिए भी आप देख सकते हैं आजकल, भले ही पहले इतना नहीं था,
लेकिन आजकल जो है मोबाइल एजुकेशन के मतलब फील्ड में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। लोग जो है घर बैठे ही बहुत ज़्यादा चीज़ सीख पाते हैं, घर से ही जो है अपना बिजनेस कर पाते हैं, घर से ही जो है अपना ट्रेनिंग कर पाते हैं, घर से ही जो है नए स्किल डेवलप कर पाते हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन से भी रिलेट हो रहा है हमारा कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा मास मीडिया जो है हमें हेल्प करता है, मीडियम्स जो है दूसरे मीडियम जो है हमें हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो है हमें एजुकेशन भी डेवलप करने की चांसेस मिलती है, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट के बारे में तो क्या मतलब क्या बोले, फिर एंटरटेनमेंट हो रहा है मोबाइल के थ्रू से। पता नहीं आजकल तो लोग सीरियल्स मतलब कुछ भी देखना बोल सब मोबाइल में ही हो जाता है। मतलब फिल्म से लेकर टीवी मतलब जो भी सीरियल हमारा आता था टीवी में, टेलीविजन में जो हम लोग देखते थे या फिर कुछ भी होता था, सब कुछ आजकल जो है मोबाइल में आता है। रेगुलर आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और कुछ आने वाला अपडेट भी आपको यहीं पे ही मिल जाता है। तो सब कुछ जो है एक ही चीज में कंबाइन हो चुका है, वो हमारा एंटरटेनमेंट होता है इसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू से ही। फिर आता है इसको हम लोग मास मीडिया क्यों बोलते हैं, मास मीडिया क्यों बोलते हैं ये मैं बता चुकी हूँ। फिर आता है हमारा सैटेलाइट जो होता है, जनरली हमारा कम्युनिकेशन को फास्टर बनाने में हेल्प करता है। सैटेलाइट के थ्रू से ही जो है नेटवर्क डेवलप होता है, नेटवर्क जो है कनेक्टेड रहता है और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है सारे चीजों को लेकर के हमें सैटेलाइट के थ्रू से ही मिलता है। हमारे मतलब हैंडसेट जो भी रहता है या फिर घर में टीवी हो गया या फिर हमें मतलब हार्ड कॉपी में जो भी मिलता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन फीड किया जाता है वो भी जो है सैटेलाइट से कलेक्ट करके ही उनके पास पहुंचने के बाद ही ये लोग जो है टाइप करके हमें हार्ड कॉपी में देते हैं या फिर हम सॉफ्ट कॉपी में ऐसे भी मोबाइल या फिर कुछ भी इंटरनेट में देखते हैं, ठीक है। ये सब जो है सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो सैटेलाइट कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। और ये और भी कुछ तरीके से हेल्प करता है सैटेलाइट जो है, कहाँ पे हेल्प करता है, जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के लिए हेल्प करता है, कहाँ पे ऑयल हमें मिलने वाला है, कहाँ पे ज्यादा ऑयल का खान है, ये सब जो है हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो जहाँ पे भी ऑयल का हमें स्टोर जैसे देखने को मिलता है अंडरग्राउंड, कहाँ पे ऑयल हमें एक्सकेवेशन करने के लिए मिलेगा, सब कुछ जो है हमें इसी से ही पता चल जाता है, सैटेलाइट के थ्रू से ही पता चल जाता है। और फॉरेस्ट का सर्वे भी पता चल जाता है सैटेलाइट के थ्रू से ही। अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पे कितने लेवल तक है, कितना क्वांटिटी में है, कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, उस हिसाब से में ये भी हमें सैटेलाइट से ही पता चल जाता है। फिर मिनरल वेल्थ यानी कि हमारा खनिज जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी खनिज श्रेणी के जो भी पदार्थ होते हैं, कहीं पे गोल्ड मिल रहा है तो कहीं पे सिल्वर मिल रहा है तो कहीं पे बक्साइट मिल रहा है तो कहीं पे डायमंड मिल रहा है, तो ये सब जो है हमें सैटेलाइट से बहुत इजीली पता चल जाता है। नहीं तो माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, अगर उतना अच्छे से हमें मिलने की मतलब चांसेस नहीं है तो माइनिंग एंड क्वेरिंग में जो है बहुत ज्यादा पैसा लॉसेस होने की चांसेस होता है। इसीलिए सैटेलाइट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर वेदर फोरकास्ट, ये तो डे टू डे आजकल का बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि देखिए वेदर आजकल इतना चेंज हो रहा है कि अगर सैटेलाइट नहीं होता, हमें वेदर के बारे में अपडेट्स नहीं मिलता तो न जाने क्या हो जाता। तो ये वेदर अपडेट्स जो है हमें इसी से ही मिलता है, वेदर, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में भी सैटेलाइट जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर आता है डिजास्टर वार्निंग। डिजास्टर वार्निंग एक अर्थक्वेक को बस छोड़ के बाकी सारे चीजों में डिजास्टर वार्निंग कर देने की वजह से ये सबको मतलब फील हो चुका होगा कि कितना हमारा लाइफ लॉस होने वाला होता है और बच जाता है, कितना हमारा जो है प्रॉपर्टी लॉस होता है, लाइफ लॉस होता है, सब कुछ से जो है हम बच पाते हैं बिकॉज ऑफ अर्लियर वार्निंग, ठीक है। ये सब जो अर्लियर वार्निंग प्रोसेस जो है पॉसिबल हो पाता है कहीं ना कहीं सैटेलाइट की वजह से, ठीक है। तो में जो है हमें सैटेलाइट बहुत ज्यादा हेल्प करता है और ये सब जो है पॉसिबल होता है सैटेलाइट की वजह से। सैटेलाइट होता है इसीलिए मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है, इंफॉर्मेशन पहुंचता है तभी हम लोग जो है सतर्क रह पाते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड हमें न्यूज मिलता है, यहाँ पे कुछ होने वाला होता है इसका रिलेटेड भी हमें न्यूज जो है मिल जाता है। तो ये जो है प्रायर न्यूज हमें मिलता है, हम उससे जो है जागरूक हो जाते हैं और कुछ हो चुका होता है उसको लेके भी हम सतर्क रहते हैं। तो ये सब जो है हमें एक हमारा जो भी ग्लोबल लेवल पे हमारा सोसाइटी में जो भी चल रहा है, हमें एक मतलब एक फैमिली की तरह लग रहा है, ठीक है। एक ग्लोब जो है हमारा अर्थ जो है एकदम से स्क्वीज हो चुका है, बहुत ही हैंडी हो चुका है एंड हम लोग जो है एकदम एक सोसाइटी की तरह ही फील करें। भले ही ग्लोब इतना बड़ा है, हमारा अर्थ इतना बड़ा है, लेकिन जो न्यूज हमें हर समय जो मिलता रहता है अपने ही हाथों के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है ग्लोबल का स्क्वीज होने का मतलब फील कराता है और हमारा अर्थ का जो है कितना छोटा होने टाइप का फील कराता है, ठीक है। कहीं क्योंकि हम यहाँ पे बैठे बैठे लंदन में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, सब कुछ जो है बहुत ही एक चुटकी में ही जान लेते हैं। तो ये सब जो है पॉसिबल हो पाता है हमारे कम्युनिकेशन की वजह से, मास मीडिया की वजह से, सैटेलाइट्स की वजह से, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी आजकल बहुत कम टाइम में बहुत फास्टेस्ट वे में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अर्लीस्ट हमें जो है न्यूज पहुंच जाता है, ठीक है। तो सारी चीज जो है मिलकर हमारा ग्लोब को जो है एकदम एक सोसाइटी की तरह बना दिए हैं। कहीं ना कहीं हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, हमारा स्मार्टफोन्स हो गया या फिर हमारा
मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब कुछ मिलके हम एक सोसाइटी में जो है अभी रह रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आशा करती हूँ आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है या फिर आप चाहते हैं कुछ ऐड ऑन किया जाए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता दीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप वो भी कमेंट करके बताइए कि अच्छा लग रहा है एंड ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर जो है वर्क किया जाएगा। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।